हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसी तरह से एक पर्सनल आइडेंटिटी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक इंसान के लिए उसके जीवन में। वो अपने आप को क्या समझता है, किस तरह से सोचता है और किस तरह से कार्य करता है, वो शायद एक इंसान का निजी मामला होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज उसमें अपनी इंटरफेरेंस करने से नहीं हटता। हम हमेशा ये कहते हैं कि एक जो समाज है वो पुरुष और औरत दो लोगों को मिलकर बनता है, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम दोनों के बीच में एक और कम्युनिटी भी रहती है जिसको आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कह लीजिए, या अगर हम देसी भाषा में कहें तो जो हिजड़ा कम्युनिटी है, हम उनकी बात करते हैं। तो इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता है। उनके राइट्स क्या हैं, उनके लिए एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं धनंजय चौहान, और इन्होंने इस कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया है और कर भी रहे हैं। तो आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं इस कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या व्यथाएं हैं और किस तरह से ये उसके लिए काम कर रहे हैं और कहाँ तक उसको ले जाने की अपनी उनकी कोशिशें जारी। धनंजय जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला मेरा जो प्रश्न आपके साथ रहेगा वो ये है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए एक ट्रांसजेंडर और हिजड़े में अगर फ़र्क करना हो तो ये फ़र्क है, एक है, अलग है, क्या है? सबसे बड़ा तो ये प्रश्न है। देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। राइट। हिजड़ा जो है वो कल्चर है। राइट। हिजड़ा हिज्र से बना हुआ है। जब मोहम्मद साहब जी मक्का से मदीना गए थे तो उन्होंने हिज्र किया था, तो वो हिजड़ा कहलाए थे। सो उसी शब्द को आगे धीरे धीरे वो इंडिया में भी आया, जो अरबी फ़ारसी शब्द हैं, और हम लोगों के साथ वो जुड़ा वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ खास करके, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो अपने घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, और वो दूसरे शहर में मतलब जाकर भी नहीं रुकते हैं। उनका वो पलायन जो है लगातार चलता रहता है। मतलब मोस्टली ये माना जाता है कि उनका भारत भ्रमण रहता है पूरा, तो हिज्र कहलाते हैं वो लोग। और धीरे धीरे वो मुग़ल काल में ये कल्चर डेवलप हुआ, तो उसमें जो ट्रांस वुमेन हैं जो वो हिजड़ा कल्चर ज्वाइन करती हैं, जो अपने आप को औरत मानती हैं, वो हिजड़ा कल्चर ज्वाइन करते हैं, तो वो हिजड़ा हो जाते हैं। किसी गुरु को ये गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें जाके वो एक हिजड़ा कहलाते हैं। जैसे मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, मेरी आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर एक वुमेन की है, और मेरा गुरु भी है। मेरे गुरु जो हैं वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो किन्नर अखाड़ा की अध्यक्ष हैं, और वो हिजड़ा कल्चर से भी हैं, और उन्होंने एक हिंदू सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये जो अखाड़ा है ये बनाया है, जो 13 अखाड़ा के बाद ये भी बना है। सो इसमें जो ट्रांस वुमेन जाती है वो हिजड़ा कहला जाती है। तो इसका मतलब यही है ना कि देखो, हम जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल जी, वो हिजड़ा बिल नहीं हुआ। ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है, पहचान है, और हिजड़ा एक कल्चर है। अब मैं आपकी बात से एक बात निकल के आती है कि आपने कहा कि जो ट्रांस जो होते हैं वो अपने शहर में कभी भी नहीं रह पाते, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन आपने एक एग्जांपल सेट की कि ना तो आपने अपना शहर छोड़ा, आप इसी शहर में रहीं और आपने इसी शहर में अपनी आइडेंटिटी को पाया, और दूसरा आपने जो डेरे वाला कल्चर है आपने वो भी नहीं अपनाया। आप इंडिपेंडेंटली अपना घर में अपने तरीके से रहती हैं। तो इसके लिए फ़ाइट कितनी मुश्किल थी और कितनी आसान थी? मुश्किल रहा है ये जो सफ़र रहा है, अपनी पहचान को बचपन से लेकर अभी तक का, जो 50-55 साल की उम्र का है, तो इसमें जो मेरे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले जो टाइम रहा है वो 10 साल का है, जिसमें जब मैंने ट्रांजिशन शुरू किया 2014-15 में, जब ट्रांजिशन शुरू किया 2013 से धीरे धीरे ट्रांजिशन शुरू हुआ, और मेरा मानना शुरू से यही था कि मैं शहर नहीं छोड़ना है। मैं
इस शहर के छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे समाज को बदलना था। और समाज को बदलने के लिए दूसरे शहर की जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं ना, गज़ल है, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो पहले अपने घर को संभालेंगे ना, पहले अपने लोगों को, जिन लोगों से आपको तकलीफ़ें रही हैं या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रहा है, आपको पहचान नहीं मिली या वो आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, उन्होंने पहचाना नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं रही? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था ट्रांसजेंडर है क्या। सो अपने चंडीगढ़ शहर को बदलने की एक मुहिम थी, 2002 में शुरू की थी मैंने, और धीरे धीरे आज वो शहर बदल गया है। इसमें बहुत सारे, आप भी मुझे बचपन से जानते, तो ये जो बदलाव है ये एकदम से नहीं आता, ओवरनाइट नहीं आता। 20 साल लग गए मुझे इस। पहले देखिए, जब मैं शहर में बड़े बड़े अफसरों को मिलती थी तो लोग मुझे टाइम नहीं देते थे मिलने के लिए, लोग मिलते नहीं थे और मुझे भगा देते थे। तो आज समय बदला है, आज वही लोग, वही अफसर जो हैं वो मेरा इंतज़ार करते हैं। तो ये समय बदला है अपनी पहचान को, और मैं चाहती थी कि मैं शहर को बदलूं, इसलिए मैं छोड़ के नहीं जाती। दूसरी बात, लोगों के मुंह फिर और ज़्यादा खुल जाते हैं। अगर मैं शहर छोड़ के चली जाती तो मैदान छोड़ने वाली बात होती नहीं कि मैं डर गई थी, मैंने कोई चोरी तो नहीं की थी ना, मैंने कोई ऐसा डाका नहीं डाला, मैंने किसी के कपड़े नहीं छीन के पहन लिए, मैंने किसी की आइडेंटिटी छीन के अपने ऊपर नहीं लाद दी। ये मेरी पहचान थी, सेल्फ। ये जो अभी आप बिल भी पढ़ोगे ना, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है, जो सेल्फ आइडेंटिटी डिक्लेरेशन है। मैं खुद अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर करूँगी। कोई आदमी, अच्छा खासा आदमी या अच्छा खासी औरत जो है वो अपने आप को ट्रांसजेंडर नहीं मानेंगे। जिनके ऊपर बीतती होती है ना, जिसका जेंडर मिसमैच हो गया, वही तो डिक्लेयर करेंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मैं इस शहर को छोड़ के कहाँ जाती। ठीक है, तो मेरा जो मकसद रहा है वो 2 था कि एक तो अपने शहर को नहीं छोड़ना, इसी शहर को बदलना है। हिजड़ों के डेरों में, बाकी दूसरे शहर में जाएंगे तो डेरों में नहीं जाना मुझे। दूसरी बात, मेरा परिवार यहीं रहा बचपन से, मैं यहीं पली बड़ी, है ना। बेशक मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, लेकिन परिवार मेरे माँ बाप जो थे वो यहीं। तो मेरा एक फ़र्ज़ और भी था परिवार के प्रति कि मैं उनको, चाहे बेशक पास नहीं ना रहूं, लेकिन दूर से तो देख सकूं। कभी ऐसी विपत्ति पड़ जाए, है ना, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे तुरंत जाना पड़े, तो मैं अभी भी वैसे कमर कस के रखती हूँ कि कभी भी मेरे को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत भागी। मुझे फिर आइडेंटिटी कोई परवाह नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। तो मैं अपने फ़र्ज़ के लिए हमेशा खड़ी हूँ, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो परिवार के प्रति हो। मैंने हर एक के लिए अपने जीवन को निछावर किया है। इसमें धनंजय, एक बात और निकल के आती है कि जो हिजड़ा समाज जिसकी हम बात करते हैं, जिनको हम नॉर्मली अगर एक ब्रॉड माइंड में बात करें तो जो बधाई लेने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अभी भी आपको अपना हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि आप बधाई नहीं लेते हो। तो आप उनके लिए फ़ायदा कर रहे हो, लेकिन वो इसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, अपनी अपनी सोच है। जैसे समाज वाले नहीं मानते हैं, है ना, समाज के लोग भी तो हमें एक्सेप्ट नहीं करते, वो शायद हमें नकली समझते हैं। लेकिन ये कहना भी गैरकानूनी है अब, क्योंकि हम लोगों ने पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट से पहले ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया 2014 में। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसमें हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज़ किया गया। और जब वो आप जजमेंट पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। ठीक है ना। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेन और इंटरसेक्स, इसके साथ नॉन बाइनरी लोग, हिजड़ा लोग। देखिए, ट्रांस वुमेन जो है वो मेल टू फीमेल है, और ट्रांस मैन जो है वो फीमेल टू मेल है। इंटरसेक्स जो है वो जन्म के समय उनका जो शारीरिक लिंग होता है वो एक्चुअली उस समय डिसाइड नहीं कर पाते डॉक्टर कि ये क्या है, पर वो बाद में, उस समय वो ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं।
ट्रांसजेंडर कोई भी नहीं होता बचपन में, क्योंकि वो मेल फीमेल और इंटरसेक्स में पैदा होते हैं एक शरीर लेकर। कोई भी इंसान जब पैदा होता है, चाहे आप हो कोई भी हो, कोई भी इंसान इस दुनिया में चिल्लाते हुए नहीं आता कि मैं लड़का आ गया हूँ, मैं लड़की आ गया हूँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ शरीर लेकर आते हैं। हमारा जो जेंडर है ना, वो सोसाइटी डिसाइड करती है। आपका भी जेंडर अपना नहीं है, आपका जेंडर वो समाज ने दिया हुआ, डॉक्टर ने दिया है। मेरा जेंडर जो था पहले, वो भी समाज ने दिया है, डॉक्टर ने दिया होगा। आज जो जेंडर है वो मेरा अपना है, मैंने खुद डिसाइड किया है। और आपका जो जेंडर है वो समाज ने डिसाइड किया है। तो आपका जेंडर वो नहीं है जो आप चाहते थे, ठीक है ना। मेरा जेंडर मेरा खुद डिसाइड किया। जब हमारा फॉर्म निकलता है जिसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसमें लिखा जाता है कि गिवन नेम। जब हम बदलते हैं ना, वो सरकार से मांगते हैं, तो गिवन नेम, हाँ, गिवन नेम एंड चूजन नेम, जो आपने चूज़ किया है, एंड जेंडर ऑल्सो। सो ये मेरा खुद का जेंडर है, मेरा सारा कुछ आज कुछ जो भी है वो मेरा खुद का है उसमें। सो बचपन से लेकर हम लोग 16 संस्कार, जन्म से पहले, गर्भधारण से पहले और मरने तक जो 16 संस्कार होते हैं वो आदमी औरत के खुद के नहीं होते हैं। मरने के टाइम पे भी वो जब इंसान को ना कहते हैं कि फटाफट ले जाओ, 16 संस्कार जो है, लास्ट दाह संस्कार होता है, उसमें भी वो खुद नहीं चल के जाता, वो समाज के लोग लेके जाते हैं उसको। और जब बच्चा घर आता है तब भी उसको घर लोग लेके आते हैं ना। वो कुदरत का एक खेल है। दूसरी बात, ठीक है वो कुदरत का खेल है, लेकिन मरने के समय अगर मैंने कहा कि मुझे दफन कर देना, ठीक है ना, जलाना मत, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुई, तो मैंने डिसाइड किया मुझे दफना देना। लेकिन अगर मेरे परिवार वाले मेरे शरीर को लेके गए, वो जलाएंगे, वो दफनाएंगे नहीं। तो जब हमारा खुद का जो डिसाइड किया वो नहीं माना जाता है। लेकिन हिजड़ा कल्चर में क्या है कि वो जिस कल्चर में वो चले जाते हैं, जिसको चेलों को जो बता के जाते हैं, तो चेले वही करते हैं, वैसे ही करेंगे, लेकिन फैमिली में नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, इंटरसेक्स लोग, ये आइडेंटिटी जो है ये कुदरत के द्वारा दी गई है। कोई इंसान पागल नहीं होता है कि वो साड़ी पहन ले, कोई अच्छा खासा आदमी साड़ी पहन ले, तो ऐसा नहीं है। एक पत्रकार ने मेरे को पूछा, बहुत पुरानी बात है, कि आपको कब पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हो? तो मैं 2 सेकंड के लिए थोड़ी चुप हुई, फिर मैंने कहा आपको कब पता लगा कि आप आदमी हो? उसने कहा कि मुझे ख्याल नहीं, मतलब मेरे तो ध्यान भी नहीं है। तो मैंने कहा जब आपको ध्यान नहीं तो हमें कहाँ से ध्यान होगा, है ना। जो ट्रांसजेंडर है ना, एक अनुभूति है, सहज प्रवृत्ति है, जो हमारा ब्रेन, और जिसको ब्रेन को बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेक्स, और ये नीचे वाला बायोलॉजिकल सेक्स, जब ये दोनों मिस मैच हो जाते हैं तब हमें अनुभूति होती कि मैं वो नहीं हूँ जो दुनिया मुझे मान रही है। लेकिन उसको पहचाने का कौन? मैं चिल्लाते रहूँ, कोई नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि समाज ने मेरा शरीर देखना है, मेरा ब्रेन थोड़ी देखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये समाज में अभी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और जो हिजड़ा कल्चर है वो एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि बधाई वगैरह जो चीज़ें हैं वो उनके बधाई रुक जाएगी, या उससे लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों में जागृति आएगी। भाई जॉब मिल रही है, सब कुछ हो रहा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग, कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा, कोई DC, कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। तो जो बधाई का कल्चर है वो धीरे धीरे कहीं ना लूज़ होता जाएगा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती, देखो कल्चर जो सनातन परंपराएं हैं वो वैसे ही बरकरार हैं, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। वो सनातन परंपराएं सदियों से हमारे भारत में ऐसी ही वो परंपरा रही हैं, उसको छेड़ना सही नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने वो वैदिक काल से ही बनी हुई हैं। लेकिन मैं ये सोचती इसमें जो आजकल जो जिस तरह से बिजनेस हो गया है ना, वो कम हो जाए। परंपराएं बनी रही, आशीर्वाद देने का जो परंपरा है वो चलता रहे, उसमें क्या हर्ज है ना। भगवान राम ने कहा कि यथासंभव जो भी कार्य, किन्नर को आशीर्वाद दिया था उन्होंने कि यथासंभव आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप सफल रहोगे। तो उन्होंने भीख मांगने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा यथासंभव जो भी कार्य करोगे। अब इसमें चाहे भिक्षा मांगने भी हो, या आप बिजनेस करो, या आप स्टडी करो, जो भी इस कार्य करोगे तो आप उसमें सफल रहोगे।
तो ये हमारे कम्युनिटी में सभी लोग सफल रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में जाएं, वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वो सफल रहते हैं। तो ये जो ट्रांसजेंडर हिजड़ा वाला है ना कंसेप्ट, ये हम खुद बनाया गया है कि इसको अलग कर दिया जाए। हालांकि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है, हिजड़ा एक कल्चर है। नहीं, हिजड़ा से ट्रांसजेंडर नहीं है, ट्रांसजेंडर से हिजड़ा है। ठीक है ना, वो अगर हिजड़ा ट्रांसजेंडर नहीं रहेंगे तो हिजड़ा कल्चर कहाँ से चलेगा। अब इसमें आपने जो बात की कि मैंने अपने आप को माना कि मैं मेल था, लेकिन मैंने माना कि मैं फ़ीमेल हूँ, तो आपने अपने आप को उस तरह से मान लिया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने सब कुछ बदल दिया, आपने अपना नाम नहीं बदला। हाँ, नाम इसलिए नहीं बदला, देखो जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो अनपढ़ इंसान है वो तो उसको तो बदलने की जरूरत, वो बदल भी देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने एक एफिडेविट बनाना, अखबार में निकालना और उसके बाद अपना गज़ट में निकलवा के सीधे ही अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड चेंज कर दिया, ठीक है, उसके बेस पे सारे हो जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो उसने वो तो करना ही है, उसके साथ साथ फिर उसने सारे जो उसकी पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट्स हो गए, 10th का हो गया, +2 का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन का, PhD कर दे, जो भी हायर स्टडी हो, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके नाक में दम निकल जाएगा। आप सोचो, पहले अपने शरीर को बदलना, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना, पहले अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, है ना, फिर उसके बाद अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं, उसको आगे बदलना, फिर उसे जो अपने जेंडर करेक्शन सर्जरी में जाना, इट्स नॉट ईजी, यू नो, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है और इसमें जो डेथ का भी रेट्स ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वही बात है कि ट्रांसजेंडर बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, उनको बस ये होता है कि एक बार मैं जो ट्रांस वुमेन है वो सोचती कि मैं औरत बन जाऊं, एक ट्रांस मेल सोचता मैं आदमी बन जाऊं, उसके बाद चाहे 10 दिन बाद में मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी पहचान के साथ, मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मैं अपनी पहचान के साथ जाऊं, ना कि दुनिया वाली पहचान जो है ना, उस पहचान के साथ जो मैंने खुद बनाई है वो मेरी पहचान है। तो मैंने नाम इसलिए नहीं बदला कि बहुत सारी मेरे पास बहुत सारे कागजात पड़े हैं, बदलना आसान नहीं है, इसलिए मुझे वो छेड़छाड़। और दूसरी बात, नाम में क्या रखा है ना, उसका काम, आपने भागवत गीता भी जो रखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना, हाँ, जो कर्म है वो करो बस, वो उससे अलावा आपका नाम 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। गाना भी है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। सो वो जो पहचान है, आप लता को भी भूल जाओगे, लेकिन जो आवाज़ कहीं से आएगी ना तो एकदम से आप कान खड़े हो जाएंगे। सो मैं जो काम करके जा रही हूँ, जो मेरे कार्य हैं वो बड़े हैं, मेरा नाम नहीं, मेरी अपने खुद की पहचान वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आप देखो, यूनिवर्सिटी में सेपरेट वॉशरूम बने, फ्री एजुकेशन हुआ, हॉस्टल बने हैं, तो वो तो वहीं रहेंगे। जब भी कोई वहाँ जाएगा तो वो सोचेगा तो सही ना, किसने बनवाए होंगे, कभी तो नाम आएगा। और एक ये आदत पड़नी, हम लोग बड़े लेज़ी लोग हैं, है ना, हम लोग एक बार जो पकड़ लेते हैं उसी को वो बस लकीर के फ़कीर बने। तो मैंने कहा इनको सिखाना है कि धनंजय सर की जगह धनंजय मैम बोलो, आदत डालिए, ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं धनंजय मैम, उनको और धनंजय कोई नाम नहीं है, धनंजय एक अलंकार है, ये प्रशंसा में कहा गया है। एक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा था हे धनंजय, तो उनका नाम धनंजय नहीं था, उनका नाम तो अर्जुन था। धनंजय इसलिए कहा गया था कि वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहते थे और फोकस रहते थे, वो केंद्र अपने गोल जो है ना वो उस पर फोकस रहता है। तो मेरा भी जो गोल है वो ट्रांस कम्युनिटी को एक समाज में एक प्रतिष्ठित जगह दिलाना है, और जो पुरानी सनातन परंपराओं को भी साथ में, लोग बोलते हैं ना कि किन्नर परंपरा के खिलाफ है, नहीं, मैं वो पुरानी संस्कृति को भी जीवित रखना चाहती हूँ जो हमारे सनातन परंपराओं में रही है, जो किन्नर किन्नरी गंधर्व यक्ष यक्षणियाँ थीं, स्वर्ग में रहते थे, जैसे वेदों पुराणों में लिखा, वेद का मंत्र है कि जो ब्रह्म को जानो, ब्रह्म कौन है, खुद को जानो पहले, यही तो हम कर रहे हैं ना कि जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, मैं जो आत्मा है उसको उसी को तो जान रहे हैं हम लोग। और भगवत गीता में केवल अहम पुरुषम, भगवान कृष्ण कहते हैं केवल मैं ही पुरुष हूँ,
प्रकृति स्त्री है और हम लोग प्रकृति हैं, हम सब स्त्रियां हैं। वृंदावन में तो कोई पुरुष नहीं जाता है, वहाँ तो सभी सखी बन के जाते हैं, सभी सखी। और जो इंसान मानते हैं मैं पुरुष में जा रहा, पुरुष बन के जा रहा हूँ, तो वो फिर गीता का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो कहा ही नहीं ऐसा। और जो अपने आप को शरीर मान के जा रहा है तो वो तो उसकी पूजा कबूल नहीं होती है। और जो आत्मा भाव से जाता है, आत्मा तो स्त्री है ना, क्योंकि इसीलिए हम आत्मा को ती बन के बुलाते हैं ना। मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, हम ये तो नहीं बोलते मेरी आत्मा भूखा है। तो हम सब उस भगवान कृष्ण के दासियां हैं, उसी के आश्रय में रहते हैं। वो पुरुष हैं, हम स्त्रियां हैं। शरीर नहीं है, हम लोग आत्माएं हैं। हम खामखा ही, ये सनातन परंपराएं हैं। हम लोग वैसे ही जो वेस्टर्न कंसेप्ट है ना, ये शरीर जो लग्जरी लाइफ, ये वो सब चीज़ें, इसमें हम लोग चकाचौंध में गुम हो गए। और अपने शास्त्रों को, हमारे जो वेद पुराण उपनिषद हैं, इनमें इनको हम लोगों ने दूर कर दिया है। इसीलिए हम आज उस चीज़ पे मतलब इसीलिए हम दुखी हैं। हम वो वर्णाश्रम धर्म को भूल गए हैं, इसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, ऐसे ही ये सब चीज़ें भूल के हम लोग किसी और चक्कर में पड़े हैं। तभी आप मेरे दुनिया जो है डिस्क्रिमिनेशन करती। अगर वो परमात्मा को मानते तो उनको लगता ही नहीं कि भगवान विष्णु से किसने डिस्क्रिमिनेशन किया जो वो मोहिनी रूप में आ गए हैं। या अर्जुन बृहन्नल्ला बन गई तो किसने डिस्क्रिमिनेशन किया उनके साथ? किसी ने नहीं। अब शिखंडी जो थी, पहले वो फीमेल थी, अम्बा था उनका नाम, वो अम्बा से शिखंडी बन गई तो किसने डिस्क्रिमिनेशन किया? किसी ने। उनको पता था मेरे को भीष्म को मारना है ना। और वो ट्रांस मैन था, ट्रांस वुमेन नहीं थे, वो फीमेल टू मेल थे। तो ये हमें पहले इतिहास में देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। अब धनंजय, एक बात और आती है कि पहले ये कहा जाता था कि जो ट्रांसजेंडर्स, जिसको हम हिजड़ा कह देते थे, कि उनके पास दो ही काम होते थे, या तो वो बधाई मांग लें या फिर वो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाएं। अब आपने जो पढ़ाई का उनको एक नया मंत्र दिया है, उससे आप उन दोनों चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आप उनको वहाँ से तो बाहर ले आए, लेकिन समाज में उनके लिए अब रोजी रोटी का जरिया क्या बचेगा? देखिए, पहला जो कदम था पढ़ना लिखना था। जब कोई इंसान एक हिजड़ा या किन्नर किसी के घर पे भिक्षु बन के जाता है, तो कई लोग ऐसा भी ताने मारते, पढ़ लिख क्यों नहीं जाते हो, पढ़ लिख लो, है ना, नौकरियां कर लो, ठीक है। ये संघर्ष शुरू किया। और मेरा तो शुरू से मानना था, बचपन से ही। मैं कोई पढ़ाई में कमज़ोर नहीं थी। मैंने हमेशा से अच्छे मार्क्स लेके ही पढ़ाई की है, कभी पीछे नहीं रही है। आई वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन 1993, है ना। हमेशा से मंत्र रहा है कि एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड। शिक्षा ही एक ऐसा द्वार है जो आपको मुक्ति की ओर लेके जाता है। मुक्ति मतलब इस संसार के जो दरिद्रता है, या और भी दरिद्रता सिर्फ पैसों से नहीं होती है, मानसिक दरिद्रता भी होती है। ज्ञान की दरिद्रता रहती है, ज्ञान ना हो तो तब भी दरिद्रता। तो उससे बाहर निकाल के आपको ऐसे समुद्र में लेके आता जहाँ पर अथाह ज्ञान है। तो ये पहला कदम था जिसको मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दरवाज़े खोले सबके लिए। खुद ऐसा कह सकते हो, दुनिया कह सकते हैं कि शायद भेष बदला मैंने, जो मर्जी समझो, मुझे उसके परवाह नहीं है, ठीक है ना। मेरी पहचान थी, मैंने किया ऐसा। और मैं जब भी अपना कायाकल्प चेंज किया, अपने आप को जो मेरी आइडेंटिटी थी, जो मेरी पहचान थी असल में, उसमें ला के खड़ा किया, तो मेरे सामने तो दरवाजे कई थे। एक तो था हिजड़ा दरवाज़ा, एक था पढ़ाई का भी। तो मुझे लगा कि जो पढ़ाई वाला दरवाज़ा है इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी ठीक है, बाकी चीज़ें पैसा दे सकती है आपको, पर इज़्ज़त, मान, मर्यादा, जो प्रतिष्ठा समाज में, घर घर आपको खाने पर बुलाए, घर में रहना, है ना, समाज में रहना, वो नहीं हो पाएगा। तो वो जो डर था वो ख़त्म करना था, और एजुकेशन से ही होना। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर सेपरेट वॉशरूम बनवाए, फिर हॉस्टल का भी फ्री एजुकेशन, ये सारी चीज़ें करवाई। और चंडीगढ़ में जगह जगह सेपरेट वॉशरूम भी बनवाए। अभी आप देखो कहीं 17 सेक्टर में तो सेपरेट वॉशरूम है। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करवाया। पंजाब में, हरियाणा के लिए भी लड़ाई लड़ी कि जो अभी पॉलिसीज़ बन रही काफ़ी सारी, ये तमाम तरह की जो हैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद आगे जब एजुकेशन हुआ,
तो अब जॉब्स का सेकंड स्टेप है नौकरियां। पढ़ लिख गए, सब डिग्रियां भी हैं, कुछ लोगों के पास तो हैं। तो अब सरकार की मैं भी बैठी हूँ, मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है गवर्नमेंट का बॉडी है, उसमें 26 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, सारे चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट जो विभाग हैं सारे लोग हैं उसमें। उनके वो एक पटल पे बैठते हैं, एक मंच पे बैठते हैं, तो उनको ये सारी समस्याएं जो हैं वो मैं बताती हूँ, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे दूर हो सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, और एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस मंच पे हम लोग एक चर्चा करते हैं और वो सब लोग नोट करते रहते हैं और अपने अपने विभाग में जाके वो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। उस पर भी मैं मदद करती हूँ, चाहे वो पुलिस में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाना हो या प्रोटेक्शन दिलवाना, जॉब दिलवाना। पुलिस में भी अभी जो भर्ती हुई हैं, पुलिस में चल रही हैं, एग्ज़ाम तो हो गया, फिटनेस का होगा, उसमें भी एक ट्रांसजेंडर ने अप्लाई किया हुआ। उससे पहले भी एक ट्रांसजेंडर ने पहले ही उसमें चंडीगढ़ पुलिस में एक ट्रांसजेंडर है जो कि ट्रांस मेल है, उसकी भर्ती जो है फीमेल में हुई थी, लेकिन उसको लगा कि नहीं, उस समय तो वो नहीं कर पाया जो भी, लेकिन भर्ती के दौरान उसने अपने आप को चेंज किया और अब पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की कि मैं एक ट्रांस मेल हूँ, और उसका दरख्वास्त में मैंने जो भी मैंने मदद कर सकती तो मैं कर उसके लिए किया, और आज वो अपनी जॉब करा एज ए मेल। सो ये जॉब्स वाली है ना, तो ये समस्याएं अभी फ़िलहाल तो हैं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है एकदम से। मैं भी एक समझती हूँ कि अभी समाज को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाके फिर बदलाव आने हैं। एक ओवरनाइट कुछ नहीं होना है कि एक रात में कोई बदल जाएगा। मेरे फैमिली भी देख सोचो कि इतने 50 साल से मैं हूँ, तो वो नहीं बदल पाई, तो आप सोचो कि समाज कैसे बदलेगा। समाज बदलना है, अभी तो परिवार नहीं बदला। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, जॉब का प्रॉब्लम है। और दूसरा, कोशिश मैं कर रही हूँ पंजाब पुलिस में भी अभी जॉब के लिए, जो पंजाब पुलिस में अभी भर्तियाँ होंगी, लेकिन मेरा मानना था कि पुलिस में भर्ती या किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती होने से पहले SOP बनाना ज़रूरी है। सिर्फ थर्ड जेंडर कॉलम होने से कुछ नहीं होता है, SOP बनाना ज़रूरी है। SOP मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है। जो प्रोसीजर क्या होगा, मेल के लिए एक प्रोसीजर होता है, फीमेल के लिए प्रोसीजर, ट्रांस वुमेन के लिए क्या होगा, ट्रांस मेल के लिए होगा। कईयों की सर्जरी हुई है, कईयों का नहीं हुई है। पोस्ट एंड प्री जो सर्जरी है वो, उसमें कहीं उलझन आ जाए डिपार्टमेंट, ये क्या चीज़ है। ये तो ट्रांस वुमेन जिसकी सर्जरी हुई है चलो उसका तो समझ गए, लेकिन ट्रांस वुमेन जिसकी सर्जरी नहीं है, उसकी मेल की बॉडी है, तो उसको कैसे समझेंगे। उसको सेंसिटाइज करना, उनके बारे में बताना कि वो ट्रांस वुमेन है, बेशक उनका शरीर जैसा भी है, ट्रांस वुमेन और वुमेन। तो ऐसे ही ट्रांस मेल है, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसकी दौड़ होगी, दौड़ लगाएंगे, कैसे क्या क्या प्रोसीजर होगा, सारा चीज़ें वो फ्रेमवर्क जो है वो प्रोसीजर बनेगा। तो इस पे भी मैं अभी बार बार लगातार बोल रही हूँ, और शायद डिपार्टमेंट मानना पड़ेगा, शायद क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और अदरवाइज़ भर्ती नहीं होंगी कभी भी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर उलझ जाएंगे। 1 2 लोग 4 लोग आ भी गए, लेकिन लार्जर आप सोचो कि हर बंदा का सर्जरी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि सर्जरी इतनी इजी भी नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं है। अफोर्डेबल नहीं, 5-5 6-6 लाख रुपए लगता है एक सर्जरी में, और उसके बाद सर्जरी ठीक हो ना हो। दूसरी बात, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं, पैसा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप सोचो कि इतना आसान नहीं। आप सोचो कि छोटी सी सर्जरी करवाने में हम लोग के चने चबाने पड़ते हैं, और डर लगता है कि मैं किडनी अगर ख़राब होगी तो आप सोचिए कि वही ठीक करवाने में कितना प्रॉब्लम है। तो हमारा तो आप जेंडर करेक्शन है, और डॉक्टर भी ये सोचते हैं कि डॉक्टर से हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, हम पूछते हैं कि आप सर्जरी कैसे करते हो। कहते हैं ये तो परमात्मा ही जानता है, क्योंकि हम उनके साथ, आप लोगों के साथ जो है ना, वो बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन अब जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, उनका तो पता नहीं कि ये मरीज़ है, ये इसका ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर हमने उसको ट्रीटमेंट देना है। पर जो इंसान सही है ना, और उसका जेंडर करेक्शन करना, जेंडर भी, वो जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो कि ब्रेन में है, उस ब्रेन को जो दिखता नहीं है उसको शरीर के साथ मैच करना,
जो दिखता ही नहीं, अंधेरे में तीर चलाना, ये परमात्मा वाला है। जैसे ना कि भगवान वाला काम आपको करना है। ईश्वर नहीं दिखता है लेकिन है ना। मंदिर हम क्यों जाते हैं? करोड़ों अरबों लोग मंदिर जाते हैं, कोई कहता भगवान है, कोई नहीं है, फिर भी हम जाते हैं, है ना, आस्था है। और जब है तभी हम जाते हैं, मानते हैं ना कुछ, वो चीज़ है। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्रांस वुमेन हूँ, कल को कोई 100 साल 200 साल बाद कहेगा कि मैं ट्रांस मंकी हूँ या ट्रांस बियर हूँ या ट्रांस गधा हूँ, तो तब भी आप हंसोगे, क्योंकि जैसा आप आज मेरे ऊपर हंसे हो ट्रांस वुमेन, आप कैसे औरत हो सकते हो? आप तो अच्छे खासे आदमी हो, है ना। तो ऐसे ही ट्रांस गधे भी हंसोगे, लेकिन हम बोलते तो है ना गधा। अब देखो ये रामायण, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो उसमें जामवंत का किस्सा सुनते ना, आधा वो पुरुष थे आधा वो भालू थे। सो एंड ऐसे ही गरुड़ का था, वो आधा पुरुष थे आधा वो गरुड़ थे। ऐसे ही वानर हैं, आधे वो पुरुष थे आधे वो वानर दिखाई देते थे। हालांकि ये एक सिंबॉलिक है, वाल्मीकि ने या उस समय आप सोचिए बहुलिंगीय समाज की कल्पना की थी। बहुलिंगीय मतलब सभी जेंडर, 1 2 नहीं 3 नहीं, सारे जेंडर, चाहे वो ट्रांस मंकी, ट्रांस बियर, ट्रांस गरुड़ है, ट्रांस सर्प हो, सभी को एक्सेप्ट करते रामायण में जगह दी गई, उनको पूजनीय बनाया गया। किन्नर गंधर्व यक्ष सर्प लोक, गंधर्व लोक, है ना, गरुड़ लोक, ये सभी को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें जगह दी गई। लेकिन आज हम लोग कितने अनपढ़ हो गए हैं, जो 5000 साल पहले वो लोग, उनको हम लोग वो बोलते हैं कि वो लोग पिछड़ा हुआ था। मेरे को लगता नहीं वो पिछड़ा था, जो हमसे ज़्यादा सभ्य थे। वो सभ्य थे, वो पुष्पक विमान को जानते थे, वो ऐसी जड़ी बूटी जानते थे जिससे इंसान जीवित हो जाता था, है ना। वो पवन को जानते थे, वो हर इन चीज़ को जानते, हर चीज़ को। आज हम लोग सिर्फ यही नहीं जान पा रहे कि ट्रांस वुमेन है, ट्रांस मैन। अब धनंजय, जो राइट्स की बात है, जैसे आपने बात करी कि प्रोसीजर्स बन जाते हैं, पॉलिसीज़ बन जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको धरातल पे आते हुए वो कितना समय लग जाता है एक्चुअल में? जो आप जैसे वेलफेयर बोर्ड की बात कर लो या आप उनके राइट्स की बात कर लो, क्या एक्चुअल में लोगों को मिल पा रहे हैं? ये कहना मतलब अभी जल्दबाजी, क्योंकि अभी तो बहुत प्रोसेस में है, अभी तो कागजी कार्रवाई। जैसे कुछ एक्ट तो बन चुके हैं ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी बात करी कि सिर्फ कॉलम बनाने से, अब जैसे आज की डेट में अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, ट्रांसजेंडर को हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, लेकिन जो ट्रांस वाली जो सर्जरी है वो उसमें अभी भी कवर नहीं है, लेकिन आपको मैटरनिटी का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं तो ये ना कि आपने चीज़ तो दे दी, लेकिन उसका बेनिफिट जो उसको चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बहुत विस्तृत बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई इसमें, उसको कोई जानता नहीं है ना। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स कोई नहीं जानता, बड़े बड़े अफसर भी नहीं जानते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ 2019 में, 20 में एक्ट बना, फिर रूल्स आए, उसको भी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े अफसर भी नहीं जानते, डीसी भी नहीं जानते, उनको तो दिखाना पड़ता है, अच्छा ये है पास हुआ। हम जाते हैं, हम लोगों के देखो हमारे टीजी उसमें लिखा है कि हम सरकार से ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हैं, और ये अब मैंडेटरी है, ठीक है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज करना तो सबसे पहले आपको टीजी आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए उसमें लिखा कि 30 दिन के अंदर विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस, मैं यहाँ बैठी हूँ पंजाब में कहीं, सपोज मैं मोहाली में हूँ और या किसी भी जगह बैठी हूँ, मेरे को सरकार के पास नहीं जाना, डीएम के पास नहीं जाना, डीएम ने देना ही। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, एक एफिडेविट बनवाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन। उसमें भी सरकार ने फॉर्मेट बना रखा है, उसका स्पेसिमेन दे रखा है उसी में, बिल में और रूल्स में, सॉरी। तो उसमें क्या कि वो स्पेसिमेन सेम टू सेम टाइप करना, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, और एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड जो भी है आपके पास में, उसमें मेल लिखा फीमेल लिखा वो डजेंट मैटर, जो भी है आपका वो, और एक सिग्नेचर का मतलब छोटे से वो आपने उनके पोर्टल बना हुआ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन जो है ना, ट्रांसजेंडर पोर्टल है एक स्माइल स्कीम्स में, जो मिनिस्ट्री का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का। उसमें स्माइल स्कीम्स हैं, उसमें
ट्रांसजेंडर पोर्टल आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें आ जाएगा और उसमें आपने TG सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो आपने वो एक तो एफिडेविट का PDF कॉपी सभी की PDF कॉपी बना के रखनी है। तो आपने पहले वो अपना ईमेल क्रिएट जो भी ID क्रिएट करनी है, उसके बाद उसमें फॉर्म निकलेगा। फॉर्म को सारा एड्रेस जो भी है, गिवन नेम, चूजन नेम, ये सारा फिल करते करते आगे आएगा एफिडेविट अपलोड करना, वो अपलोड कर दो, फोटोग्राफ अपलोड कर दो, सिग्नेचर अपलोड कर दो, ये जो आधार कार्ड अपलोड कर दो, वो अपने सबमिट कर देना। कुछ नहीं करना, बस ये है। वो चले जाएगा मिनिस्ट्री आपको, मिनिस्ट्री जो है दिल्ली से फिर वो चंडीगढ़ भेज देंगे। कंसर्न जो भी हैं, जैसे सेंटर में DC बैठते हैं, उनके पास आ जाएगा। SDM उनके पास गया तो वो फिर उसको डाउनलोड करेंगे, वो बिल्कुल बना बनाया आएगा। उसमें DM ने साइन करने हैं, स्टैंप लगा के फिर वो अपलोड कर देना। और आपको खुद ही डाउनलोड करना है? हमें खुद है, उसमें किसी से नहीं मिला, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम जाएंगे तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, तो कहेंगे ये तो आदमी है ना। अगर नहीं किसी ने ट्रांजिशन करवाया, साड़ी नहीं पहनी है, मैं भी तो घर में ऐसे ही रह सकती थी। लेकिन आप सोचो, वो नहीं रहने देते लोग। समाज जजमेंटल है। समाज कहते हैं जब तुम औरत मानते तो साड़ी पहनो, नहीं पहननी साड़ी पहने तो कुर्ता पजामा में ठीक है, पैंट शर्ट में, लेकिन नहीं रहने देते लोग। आज मैं परिवार साथ होते हैं, है ना। अगर मुझे लेकिन फिर भी बड़ी दिक्कतें हैं। आप सोचो कि सेपरेट वॉशरूम यूज़ करने में भी साड़ी पहना हुआ नज़र आना चाहिए। अगर सेपरेट वॉशरूम है ना कहीं सेक्टर 17 में, उसमें ट्रांसजेंडर लिखना। अगर जैसे आपने पैंट शर्ट पहना, अगर कोई ट्रांसजेंडर चले जाए मूँछों वाला, तो जाने नहीं देंगे। कई वे तो ट्रांसजेंडर के लिए हैं, मैं ट्रांसजेंडर कहते हैं, आप कैसे ट्रांसजेंडर हो गए, आपके साड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो जो पैरामीटर बना रखा ना समाज, बाइनरी वाला, साड़ी और पैंट शर्ट वाला, साड़ी ट्रांस वुमन पहनेगी, ट्रांस मैन जो वो पैंट शर्ट पहनेगी। आप सोचो दोनों अगर बाई चांस सर्जरी ना हुई हो, ट्रांस मैन की ना हुई हो सर्जरी, ठीक है ना, ट्रांस मैन की तो फीमेल का बॉडी है और वो मेल में घुसा दिया आपने, तो वो कैसे पी करेगा, कैसे वॉशरूम जाएगा, उसको तो स्टूल जो अंदर शीट बनी है उसमें जाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें भी समाज को नहीं पता ट्रांसजेंडर है क्या। उनको तो अभी बस यही नजर आता है कि शरीर के अंग कैसे होंगे भाई वो। और दूसरा, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तब भी मुझे नकली बोला, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार तो वहीं काम करते हैं। वो सब लोग मैं नकली बोलते हैं, ये तो इसका दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया, ये है वो है, इसने तो ऐसे कर लिया, वो कर लिया, इसने फलाना कर लिया, सारा दिक्कतें झेल के, मतलब ये सोचो कि आप सोचो मैं डिप्रेशन में चले गए। मैं इतना सारा, मुझे समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज को मुझसे प्रॉब्लम है ना। मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो ठीक ठाक अपना रहे। फिर मैंने अपने सारा हुलिया चेंज किया, अपने सब कुछ जो भी है, जेंडर करेक्शन सर्जरी वर्जरी करवाया, इतने सारे पैसे बर्बाद किए अपने बॉडी को चेंज करने के लिए। आज जो है मैं अपनी पहचान के साथ हूँ और अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई करता है डिस्क्रिमिनेशन, वो उसकी बात वो अपने आप ही पागल होता रहे, है ना। सारी ज़िंदगी सब लोग यही बोलते रहे, घर वाले भी बंदा बन जाओ, बंदा बन जाओ। तो बंदा तो कोई नहीं बन पाए हम लोग उल्टा जनानी बन गए, है ना। वो तो सबको ही बोलते हैं इंसान बंदा बन जाओ, कौन बन जाएगा बंदा। लड़की कोई बनाना नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता लड़की। आप भ्रूण हत्या करते हो, हम लोगों ने कोई पाप थोड़ी किया, हम कोई रेपिस्ट हैं क्या, हम डकैती मारे, हमने करप्शन किया है, या हम लोगों ने भ्रूण हत्या की, हमने दहेज में जनानियों को जला दिया, हमने किसी को तंग किया, कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ अपना किया जो कुछ किया, किसी को कुछ नहीं लूटा हमने। अच्छा धनंजय, इसमें आपने जो ये मुहिम चलाई उसमें आपको बहुत सारे लोगों का साथ भी मिला, कई लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया। अभी जैसे पीछे आप के बारे में एक न्यूज़ आई थी कि आयुष्मान खुराना ने आपको एक फूड ट्रक दिया था ताकि आप अपने कम्युनिटी के लोगों को हेल्प कर पाओ और उसके थ्रू उनके लिए रोज़ी रोटी का साधन पैदा कर पाओ। लेकिन फिर हमने एक न्यूज़ सुनी कि आपको उसको लगाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही। तो अभी भी आपको लग नहीं रहा कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि आपकी हेल्प करना चाहती है, दूसरी तरफ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर भी मुकर जाती है? भी अपने हिसाब से दो मुंह से चलती हैं, है ना। एक होता जहाँ उनको लगता है कि कुछ नहीं करना है, इनको बस सपोर्ट करना तो आसान है, ठीक है, कहने में क्या जाता है। जब देना पड़ता है तब वो फिर उनको बहुत सारे लॉ नज़र आने चाहिए कि ये भी प्रॉब्लम है, ये लॉ बना है, ये लॉ नहीं है, ये है वो है। सो जब हमारी ज़रूरत होती है तब हमारे साथ खड़े हो जाते हैं,
हमसे सपोर्ट मांगते हैं, सब कुछ है, क्योंकि इनको फ़ोटो खिंचवानी है, अपनी वेबसाइट में डालनी है, सब जगह देखें हम ट्रांसजेंडर को हेल्प कर रहे हैं, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, कुछ हो, हम खड़े रहते हैं, चाहे वो ट्रैफिक वाले हैं, हर जगह हम लोग खड़े रहते हैं ना। लेकिन जब हमारी बारी आती तो हमारे को कुछ नहीं मिलता। तो आयुष्मान खुराना जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो तो एक बहुत नेक दिल इंसान है, उनके जैसे तो कोई कम ही होंगे लोग। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने ट्रांस मुद्दों पे भी काम किया, और ट्रांस मुद्दे के को जब वो फिल्म बना रहे थे चंडीगढ़ करे आशिकी, तब भी मैं उनके संपर्क में आई। और मैं सेंट जॉन स्कूल में भी लगातार लेक्चर देने जाती थी। 9th 10th और +1 +2 के बच्चों को मैं सेंसिटाइज़ करती थी। ये 2017-18 से शुरू हो गया था। तो ऐसी मतलब वो बच्चे इतने सेंसिटिव हैं, इतने सेंसिटाइज हुए। आप सोचो गवर्नमेंट स्कूल के लोग तो, क्योंकि वो परमिशन ही इतनी लंबियाँ होती हैं, सरकारी लोग तो ऊपर बैठे वो सोचते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई बंदा सोचे, कोई आप चिड़ियाघर में काम करने वाला बंदा 40 साल बाद रिटायरमेंट जब उसकी होती तो क्या बंदर बन के निकलता है? किसी के साथ रहने से कभी कोई बदलता नहीं है, जो जैसा जिसके ओरिएंटेशन में वैसे ही रहती है ना। तो कोई खरबूजा आम नहीं बन जाता है, आम के साथ में उसको रख दो तो खरबूजा आम थोड़ी बन जाए। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनके जो ओरिएंटेशन है वो वैसे ही रहेंगे। हम उनको सेंसिटाइज करते रहे। मैं इनको लगातार बार बच्चे इतने सेंसिटाइज, आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं या बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ रहे हैं, और मेरे को संदेश भेजते हैं, मैसेज करते हैं, मैम कहीं रिसर्च कर रहे हैं, कुछ हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो मेरा टारगेट था, कि मेरा जो टारगेट था ये 50 साल के ऊपर वालों का नहीं था। मेरा जो टारगेट था यंगस्टर उनको मेरे को चेंज करना था, क्योंकि वो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे अलाई बन सकते थे। तो उनको मैंने बदलती रही। और फिर आयुष्मान खुराना भी उसी स्कूल में पढ़े हैं, सेंट जॉन स्कूल में। तो मैम जो थी वहाँ के प्रिंसिपल मिसेस कविता दास, वो भी बहुत सेंसिटिव लेडी थी, और अभी वो प्रिंसिपल नहीं वहाँ की, बट रिटायर हो गए। उन्होंने भी बात की आयुष्मान खुराना से, भी हम लोग काफ़ी बातचीत चलती रही। फिर फाइनली उन्होंने इसको हमारा अप्रूव किया, एंड मेरे को वैसे काम भी दिया, देने को कह रहे थे कि चंडीगढ़ करे आशिकी में कि आप एक रोल करिए हमारे साथ। हालांकि मैं नहीं कर पाई उसमें, क्योंकि वो जो रोल था वो हिजड़े का था एक तरह से। और जब मैं वहाँ गई इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रिंसिपल जैसे लगती हो। तो उनको वो जो सड़क पे या जो बधाई मांगते ना, खौफनाक मतलब डार्क मेकअप वाला, और जो ताली बजा के सड़कों में मांगते, जैसे लोग डर के फटाफट पैसा निकाल लेते, उस तरह का पेशे वाला चाहिए था। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाई वो सब चीज़ें, क्योंकि मैं हमेशा से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल में लेक्चर देती रही। तो मेरा जो वो इंसान उसी की तरह ढल जाता ना, जैसे होता है, तो नहीं कर पाया। तो आयुष्मान खुराना ने हमें 12 लाख का फिर ये प्रोजेक्ट जो था वो किया। एंड इस 30 मई को हमारे पास ये गाड़ी आई। तो जून जो था वो प्राइड मंथ होता है पूरी दुनिया में, तो हमने सोचा था कि प्राइड मंथ में हम इसको लॉन्च करेंगे, आयुष्मान खुराना भी आएंगे। तो काफ़ी सारा अगर एमसी जो हमारे हैं चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये मदद करे, सारे लोग। और इन्होंने कहा कि फूड बैन का तो कोई हमारे पास कंसेप्ट नहीं है, और फूड ट्रक चलाने की परमिशन ही नहीं है। अगर आपको देंगे तो फिर सभी लोग आ जाएंगे। तो ये इनका था। बट ये आप सोचिए कि एक जजमेंट थी जो कि याशिनी नाम से एक ट्रांसजेंडर थी तमिलनाडु की, उसने पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया था, उसको निकाल दिया था, 2 सेकंड पीछे रह गई थी दौड़ में। और कई कोर्ट में उसने उसके खिलाफ आवेदन किया, हारती गई, और अंत में वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया याशिनी का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े दिल से उसके फेवर में कहा कि अरे, और उसके जो काउंसलर जो उसके ऑपोजिट में ना, उनके अरे ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया है, वो 2 सेकंड ही तो पीछे रही है। ये लोग तो सदियों से पीछे थे, है ना। आपको इनको आगे लाना चाहिए था, आप तो इसको 2 सेकंड में ही इसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। आपको तो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी। आपको तो बड़ा दिल दिखा के, आपको अगर याशिनी को जॉब दे रहे हो
तो ये तो रोल मॉडल आपके पास होता है कि यार ऐसे ही हमारे अगर चंडीगढ़ वाले दूसरे लोग बोल रहे हैं कि इनको कैसे, आप उनको बताइए तो सदियों से पीछे थे। आप सब तो रेडी फड़ियाँ चला रहे हो, कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहा है, आदमी जॉब कर रहे हैं, औरत जॉब कर रही है, हज़ारों लोग तो इसमें, लाखों लोग तो जॉब ही कर रहे हैं, आदमी औरत। कौन सा ऐसा हिजड़ा जो है, कौन सा ट्रांसजेंडर किसी सरकारी महकमे में काम कर रहा है, बताओ कोई एक भी ला दो मेरे को, मैं कहूँगी। तो आपको तो बड़ा दिल दिखा के ये सब करना चाहिए, लोगों को जवाब देना भी आना चाहिए कि भाई ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि हमें ट्रांसजेंडर को आगे लाना है। तुम्हारी बात अलग है, ठीक है ना, हो सकता है तुम अपने बीवी बच्चों को पालने, आपने तुम्हें अपने ये सब करना है, ठीक है वो, लेकिन जो ये ट्रांस सिर्फ धनंजय की बात नहीं, मैंने अकेले नहीं चलाना, 5-10 लोग और भी जो 5 लोग और हैं जिन्होंने साथ में काम करना है, ठीक है, उनकी रोजी रोटी मेरी बेशक चलो मुझे ना मिले, लेकिन बाकी लोग एक रोल मॉडल बनता ना शहर में कि ट्रांस लोग काम करें, ऐसे ही फिर बाकी लोग भी आते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो आपका जो हमारी नियरवे स्टेट है, हरियाणा में पंचकूला की बात करो या पंजाब में मोहाली की बात करो, वहाँ पे फूड ट्रक्स की परमिशन मिलती है, तो आपने चंडीगढ़ को छोड़ के वहाँ पे क्यों नहीं कोशिश की कि वहाँ कर लो? देखिए मैंने मोहाली में भी अप्लाई किया था, तो मोहाली ने भी सेम वही आंसर दिया कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। बाकी फिर मैंने थक गई थी बहुत, 2 महीने से तो मैं भागी रही थी, फिर मुझे समझ आ गया कि ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं पे कोई सिरा नहीं चला। फिर अभी कल ही अपने चंडीगढ़ के मेयर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई ना हम लोग करते हैं, कोई ना कोई तो हम रास्ता निकालेंगे ही। नहीं, जैसे अभी ये जो अपनी वेंडर्स जोन बना रहे हैं, उस वेंडर जोन में भी तो आपको दिया जा सकता है, वहाँ पे वो आपने जैसे कहा कि टिक्की की रेडी भी तो लगती है, समोसे की रेडी भी तो लगती है, आप तो फिर एक कवर्ड प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से लगाना चाह रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम आनी कहाँ चाहिए? देखिए वो चीज़ अलग है, हम लोग वेंडर जोन में नहीं लगाएंगे, हमारे को तो अट्रैक्शन चाहिए, हमारा तो सिर्फ ये खाना बेचना नहीं है। अच्छा, आप किसी हमारा अवेयरनेस भी है, स्पॉट पे, लेक पे, 17 में या इस तरह की जगह पे हमारा तो अवेयरनेस का भी तो है ना। ओके, हम 5 ट्रांसजेंडर खड़े होंगे तो उससे अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर, मैसेज। आप कोई कहीं किसी कोने में खड़ा कर दो, किसको पता लगेगा कोई। ओके, हमें एक शहर में अट्रैक्शन में रहेंगे हम लोग। दूसरा, हम लोग लोगों को बताएंगे अपने ट्रांसजेंडर, अभी जैसे जिस तरह से हम ये बात करिए, अवेयरनेस ही है एक तरह से ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोगों में जागृति के लिए है ना, कोई मज़े के लिए तो हम वीडियो नहीं बना रहे ना, ये लोगों में अवेयरनेस के लिए है। ऐसे ही हम लोग उस फूड वैन के थ्रू, खाना देने के माध्यम से ही हम लोगों को अवेयर करेंगे, है ना। हम कोई किसी से छीन तो नहीं रहे ना पैसा, हम खाना बनाएंगे और एक किन्नर माँ की तरह अपने जो भाई बहन हमारे उनको खाना खिलाएंगे, साथ साथ में वो अवेयरनेस भी आएगी, स्माइल भी रहेगी। और हमारे एक अंदर बड़ी खूबी रहती है, जो ट्रांस लोग हैं वो पब्लिक रीडिंग बड़ी अच्छा करते हैं, उनके अंदर स्माइली, वो अपने सारे दुख गम को भूल के उनके हमेशा जो चेहरे पे स्माइल रहता है, वो हमेशा बरकरार रहती है, चाहे जितना भी दुख हो जाए वो हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि वो उनको पता दो पल की ज़िंदगी है ना जो उनको मिली है बड़े संघर्ष के साथ, इसको खोना नहीं चाहते हैं। उस रो धो के, ठीक है, और रोना धोना तो चलो ठीक है, वो समाज में हमें चाहिए, हमें रोना ही है, लेकिन जब हमें खुशी है तो हमें 2 मिनट की खुशी के लिए हम मर मिटते हैं। अब आपने कहा कि आपको आयुष्मान खुराना के साथ उस मूवी में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आपकी लाइफ स्टोरी के ऊपर एक मूवी बन गई, उसका सबब कैसे बना? डॉक्यूमेंट्री बनी। तो वो ऐसा हुआ कि मेरे जो कार्य थे, मेरे जो काम थे, वो काफ़ी दूर दूर तक चर्चाएं हुई, तो जो डायरेक्टर थे उन तक पहुंची, तो उन्होंने फिर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, 1-1.5 साल में ही बनी। फिर यूनिवर्सिटी में ही इसका पहला शूट हुआ था। हाँ, पहला शो हुआ, मतलब पूरा लॉ ऑडिटोरियम भरा हुआ था खचाखच। तो एंड उसके बाद काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं, राष्ट्रपति का अवार्ड भी मिला है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। और श्याम बेनेगल बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा भी था कि मैंने कोई पहली पिक्चर देखी है ट्रांसजेंडर की जिसमें कोई भी क्लैपिंग नहीं, कोई भी ताली नहीं तो हमेशा ये तालियां बजाते हुए, ये जोर जोर से बोलते हुए, है ना, वो सब उसमें होता। कहते इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि
जो अपने अधिकारों के लिए, और वो भी अधिकार कौन से, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई के लिए जो बेसिक नीड है हमारी एजुकेशन, उसके लिए। फिर जस्टिन ट्रूडो तक भी बात गई हमारी। तो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है ना, वो इंडिया आए थे 2018 में। तो उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था फरवरी में, और दिल्ली में, और सब लोग खड़े थे वहाँ पर, काफ़ी सारे लोग। नादिर पटेल उस समय एम्बेसडर थे इंडिया में। सब उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया था कनाडा का सिटीजनशिप का, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ। जो शहर नहीं छोड़ रहा वो देश कहाँ से छोड़ेगा। हाँ, अदरवाइज़ आप सोचो, आप लोगों के मुंह ये भी बंद होने चाहिए कि मैंने चंडीगढ़ नहीं छोड़ा लालच के लिए, है ना। मुझे अभी भी लालच दिया जाता है कि हमारे उसमें आ जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब बधाइयों में भी ये है वो, काफ़ी पैसा बन जाएगा। क्या रखा है इन सब चीज़ों में, है ना। 2 साल 4 साल में तुम्हारे पास कोठी होगी, अपनी गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ। इनमें क्या रखा, रोज़ तुम अवेयर करते रहते हो लोगों को, क्या होगा इससे, कोई डीसी थोड़ी बन जाओगे। अंत में क्या होगा, पैसा ही चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, अगर मैं मर भी गई ना, मतलब तो क्या होगा, तो आने वाली जो जनरेशन है वो अपने बच्चों को, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को घर से नहीं निकालेंगे, और उसके आस पड़ोस के लोग जो नेबर्स हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, छक्का हिजड़ा बोलेंगे। तो माँ बाप के ना एक तो बैरियर के, मतलब जो होते हैं ना, शील्ड की तरह खड़े हो जाएंगे कि मेरा बच्चा है, जैसा भी है, कोई भी। और दूसरी बात, माँ बाप को अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसे बच्चों की। उनको पता है, माँ बाप को बचपन में पता होता है, कूद के पाँव पालने में नज़र होती। जब वो चुन्नियाँ पहन के, सूट पहन के नाचते हैं बचपन में, तो सब पता होता है। हम लोग भी बचपन में नाचते थे खूब, रामलीलाओं में, स्टेज शो में, सूट पहन के ना, चुन्नियाँ ओढ़ते हैं, साड़ियाँ पहन लेते थे। तो सबको पता है घर में, है ना। मेरे बारे में मेरे माँ बाप को पता ही था। मेरा कन्वर्जन थेरेपी भी हुआ 7 साल की उम्र में। मुझे लेके गए तांत्रिक के पास 7 साल की उम्र में, इसको चेंज करना है, इसको लड़का बनाना है। तो तांत्रिक ने तो अपना ही काम करना था, झाड़ फूँक करना, गरम चिमटे से मुझे पीटा। तो ये जो चीज़ें, ये सब बकवासबाजी हैं। और अपनी जो जिम्मेदारियों से बचने के लिए, जो हमारे हुकूक थे, हमारे जो अधिकार थे, हम जैसा रहना चाहते थे, वो छीन के हमें वो बना दिया जो हम नहीं बनना चाहते थे। और उससे क्या होता है, एक के साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, वो टूट जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता ना, वो फंसता जाता। किसको बोलें, मतलब एक गाना फिर मैं कहूँगी, वो दुनिया करे सवाल तो क्या जवाब दें। तो वो जो हम लोग क्या जवाब देंगे किसी को, इतने उलझे हुए हम लोग अपने उस मसलों में, और सवाल इतने सारे हैं। जैसे किसी का बाप का खा लिया हमने, है ना, और हमने किसी का नहीं खाया, हमने किसी कोई कर्ज, मैंने आज तक एक पैसा कर्ज नहीं लिया किसी का, ठीक है ना। जो किया अपने शरीर से किया, अपनी और अभी भीख नहीं मांगे कभी बहुत मुश्किलात में मांगने पड़े, तो वो पता नहीं परमात्मा ने क्या लिखा मेरे नसीब में। पर ऐसा भी हमारे सनातन परंपरा में भिक्षा मांगना भी बुरा नहीं है। अगर वो 4 घर अपने पेट पालने के लिए मांगता है तो वो उसको बुरा नहीं माना गया। लेकिन अगर उसको बिजनेस बना दिया तो वो बुरा है। तो अभी संघर्ष चलता रहेगा। ये कोई ऐसा नहीं कि आज मैं ख़त्म होगी, मैं सोचूं कि इस घर में मैं रह रही हूँ यहाँ पर तो यह संघर्ष ख़त्म हो गया, नहीं, पता नहीं कहाँ मेरी मंजिल है अभी। और मेरे तो एक सपना बड़ा सा है, कि बहुत सुंदर सपना है कि मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले कोई ऐसा व्यक्ति जो सुलझा हुआ हो, पढ़ा लिखा हो, देश का प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा कोई ट्रांसजेंडर, चाहे वो ट्रांस मेल हो चाहे ट्रांस फीमेल हो, वो प्रधानमंत्री बने और निष्पक्ष रूप से समाज के लिए काम करें। वही मेरी ख्वाहिश है। तो धनंजय, हम उम्मीद करेंगे कि जो ख्वाहिशें और जो आप हिम्मत के साथ जो इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरी सफलता मिले। और जैसे वो कहते हैं ना कि सरकारें सिर्फ पिक्चर खिंचवाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए साथ में ना खड़े हो, एक्चुअल में आपके साथ खड़े हों। तो यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी दुआएं हैं। तो आज का सफ़र हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। देखते हैं आगे ज़िंदगी किस मोड़ पे कब मिलवाती है। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।